सो क्वेश्चन है, इंडियन रूरल सोसाइटी फैक्शन रिडन। फैक्शन रिडन मतलब टूटी फूटी है सोसाइटी, वो कैसे है वो बताओ। यहाँ पे ना जनरली दिमाग में आता है कि टूटी फूटी कैसे हो सकती है। एक तो कास्ट की वजह से हो सकती है, पेट्रियार्की हो सकती है, रिसोर्सेस नहीं है, एलएचजी के पास पावर नहीं है। बट फिर ये आपका हो गया जीएस का आंसर, इसको सोशियोलॉजिकल कैसे बनाओगे। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आप 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करोगे, वहाँ पे कुछ नहीं और करना है कि कौन से थिंकर डाले क्या करें, क्योंकि आपके पास सब बना हुआ है। ठीक है, आप बस आइडेंटिफाई करोगे कि एग्जैक्ट कौन सा फ्रेमवर्क लेना है। तो देखो ना, आपके ये 3 चैप्टर में ही आपके टोटल 30 थिंकर्स याद हो गए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। आज हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, जो हमारा होगा रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया जो था सोशल मूवमेंट, थ्योरी देख लिए एंड आंसर राइटिंग भी कर लिए। चैप्टर 2 था हमारा पॉपुलेशन डायनामिक्स, इनका भी आंसर राइटिंग हो गई है, थ्योरी हो गई है, इन दोनों की मिनी टेस्ट भी हमारी हो चुकी है। सो आज हम मूव ऑन कर रहे हैं चैप्टर 3 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का थोड़ा नाम समझ लेते हैं कि यूपीएससी हमें क्या कहना चाह रहा है। सो नाम है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। बस रूरल सोशल स्ट्रक्चर नहीं, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जो है वो एग्री पे डिपेंड रहती है लाइवलीहुड के लिए। तो अगर एग्री में कोई भी चेंजेस आता है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ही हो गया या एमएसपी हो गया, तो सीधा जो रूरल किनशिप होती है या फिर रूरल रिलेशंस होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। या इवन अगर रूरल इंस्टीट्यूट्स पे कुछ इफेक्ट आता है, जैसे किनशिप हो गई या कास्ट सिस्टम हो गई, जजवानी सिस्टम हो गई, तो उसका इफेक्ट आएगा एग्री में। ओके, क्योंकि एग्री में मैन पावर कहाँ से आएगी, वो तो रूरल से ही आएगी। सपोज रूरल इंस्टीट्यूशंस में जैसे फैमिली ले लीजिए, अगर पेट्रियार्की बढ़ गई कि कहा कि वुमन बाहर ही नहीं निकलेंगी आज से घर से, तो क्या होगा, एग्री में लेबर शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो समझे वाइस वर्सा है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं और हमारा सिलेबस भी वैसा डिज़ाइन है कि दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। उससे ही हमें पता चलता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं रूरल सोसाइटी में वो कैसे आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो करते हैं सिलेबस देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक्चुअल में हम 2 चैप्टर करने वाले हैं। जो हमारा पेपर 2 है वो कैसे डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये जो फर्स्ट टॉपिक है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, वो आएगा आपका सेक्शन बी में, एंड ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो आता है सेक्शन सी में। ओके, जनरली ऐसा कहा जाता है कि इसमें थ्योरीज होती है, क्योंकि विलेज स्टडी दिया हुआ है ना, और उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक साथ पढ़ने से थोड़ा आसानी भी रहेगा और इन दोनों पे क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं। मतलब जब आपके पास पेपर आएगा यूपीएससी का, आप मेंस में बैठोगे ना, तब आप जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ये बी सेक्शन है या सी सेक्शन है, तो एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इससे हम टैकल भी वैसे ही करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमारा फ्रेमवर्क बना हुआ है। ओके, एक्चुअल में 2 फ्रेमवर्क हमें लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लैंड के लिए हम एक सेपरेट फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ओके, क्योंकि लैंड आपका इकोनॉमी में भी आ सकता है। एक सोल क्वेश्चन 15 मार्कर्स या 10 मार्कर्स 2023 में आया था शायद। ओके, और सोसाइटी में आ सकता है और हमारे सोशियोलॉजी में तो है ही। तो लैंड के लिए एक सेपरेट फ्रेमवर्क बनाएंगे और ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, यही 5 पॉइंट्स के लिए हमारे पास एक मेजर फ्रेमवर्क होगा। जो हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है, ये भी 10 पॉइंट ही होगा। ओके, सो हम 2 फ्रेमवर्क पढ़ने जाएंगे, एक मेजर फ्रेमवर्क और लैंड के क्वेश्चन करने के लिए एक माइनर फ्रेमवर्क। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज। जो आइडिया ऑफ इंडियन विलेज है, यहाँ पे थोड़े से फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कुछ स्कीम का इम्पैक्ट बताओ, वहाँ पे सोसाइटी पे क्या हो रहा है, या इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये वो। ओके, एंड विलेज स्टडी में जनरली वो आइसोलेटेड क्वेश्चन पूछते थे, 2020 से नहीं पूछ रहे। तो ये जो विलेज स्टडीज़ है, इस पे जो सोशियोलॉजिस्ट पे आइसोलेशन क्वेश्चन पूछते थे, वो 3 लोगों पे पूछते हैं। एक तो एम.एन. श्रीनिवास, सेकंड है हमारे एस.सी. दुबे एंड थर्ड है हमारे आंध्र बेटे। ओके,
इन तीनों पे फ्रेमवर्क हम नहीं लगाएंगे, किसी भी थिंकर पे फ्रेमवर्क लगाना नहीं है पूरे सोशियोलॉजी में। क्यों? क्योंकि थिंकर की स्टडी थोड़ी स्पेसिफिक होती है। अगर फ्रेमवर्क करके लगा के हमने उसको जनरलाइज कर दिया तो उतना बेहतरीन नहीं बनता आंसर, ऐसा हमने देखा है। ओके, तो थिंकर में नहीं लगाएंगे, यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। तो इस पे सोल क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम आपको एक 2 पेजर दे देंगे। जैसे सपोज MN श्रीनिवास का 2 पेजर होगा, इसमें एक पेजर होगा वो होगा 10 मार्कर्स के लिए, अगर 10 मार्कर आया तो कैसे करेंगे, और एक पेज होगा वो 20 मार्कर आया तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये 3 थिंकर पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम आपको 3 दे देंगे थिंकर का, उससे ये वाला पार्ट हो जाएगा। अगर मतलब ये बस आपके कंप्लीशन के लिए होगा कि आपको एक फीलिंग आ जाए कि कंप्लीट हो गया, नहीं तो सोल क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन आएगा और हमारा फ्रेमवर्क अच्छे से काम कर जाएगा इस पे। ओके, क्योंकि हमने क्या बोला था, हम फ्रेमवर्क कैसे बनाए कि पहले ये नॉर्मली पढ़े हम, उसके बाद जब PYQ करने गए तब मतलब मैच नहीं हो रही थी डिमांड, उसके वजह से हमने फ्रेमवर्क बनाया। तो ये आया हुआ फ्रेमवर्क हमारा PYQ से ही है। तो PYQ पे कोई भी क्वेश्चन आए, आपके ये जो मेजर फ्रेमवर्क है वो अच्छे से काम करने वाले हैं। ठीक है, कोई बात ही नहीं है उसमें। सेकंड देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, बस सोशल स्ट्रक्चर मतलब एक स्टैटिक विलेज दिखाता है कि स्टैटिक विलेज में सब रिलेशंस कैसे होते हैं जिससे बनता है सोशल स्ट्रक्चर, वो आता है इसमें। ओके, बट अगेन वही अभी सिलेबस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, पूरा का पूरा हमारा एक टॉपिक है और हम पढ़ेंगे भी वैसे। ओके, और सेकंड में है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो भी सोशल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा स्टडीज़ में, वो ट्रांसफॉर्म में कैसे हो रहा है। कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म कैसे होती है, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर। ओके, यहाँ पे टॉपिक 2 में हमें मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर दिए हैं जिसके वजह से रूरल या एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है। वो कैसे, एक तो हो गया प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने कुछ लाए जैसे रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट, या इवन कोऑपरेटिव के साथ NGO या सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है, राइट। और हो गया स्कीम्स। ओके, मोस्टली पॉवर्टी एलिवेशन का स्कीम्स। बट ये जनरली यहाँ पे सोल क्वेश्चन पहले भी नहीं पूछ रहे थे, अभी तो और नहीं पूछेंगे। यहाँ पूछते हैं कैसे कि कोऑपरेटिव कैसे पॉवर्टी एलिवेशन कर रहा है ये वो बताओ, या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे पॉवर्टी एलिवेशन कर रहा है वो बताओ। मतलब 2 पॉइंट मिक्स करके। तो अगर आप सिलेबस वाइज गए, जैसे हमें टॉपर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सिलेबस के हर एक पॉइंट पे हमारे पास नोट्स होने चाहिए, बट अगर वैसा किए तो हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव पे नोट्स बना दिए, पॉवर्टी एलिवेशन का नोट्स बना दिए। अब अगर जब मिक्स क्वेश्चन आएगा तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये दोनों मैच, मतलब इन दोनों को मैच करने का ट्राई करेंगे और कुछ बना के लिख देंगे, उससे डिमांड मैच नहीं होती जनरली। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है अभी, हमें सिंपली जो मेजर फ्रेमवर्क है उसी के साथ हम जाएंगे और काम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से या इवन मोड ऑफ प्रोडक्शन से। मोड ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा मार्क्सिस्ट टर्म लगता है AR देसाई का। ओके, बट हम जब PYQ देखते हैं ना तब वैसा कुछ नहीं है कि PYQ में AR देसाई पे ही कुछ पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जनरली उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी से होता है वो क्वेश्चन पूछेगा, मेकनाइजेशन से होता है वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, तो जनरली ना हम GS पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और वो चेंज करके एग्री में क्या होता है, बस उसको सोशियोलॉजी से मिलाना ना थोड़ा टफ है, टफ था एक्चुअली, अब नहीं, फ्रेमवर्क से ये हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर बॉन्डेज एंड इवन माइग्रेशन। माइग्रेशन में जनरली हमें पूछेंगे रिवर्स माइग्रेशन। ओके, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सोशल स्ट्रक्चर में। और जो जनरल माइग्रेशन होता है वो पॉपुलेशन डायनामिक्स में मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे नहीं। वैसे ही बॉन्डेज और रूरल लेबर, तो हमारे सिलेबस देख लिया। तो एक बार मार्क्स वेटेज देख लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सोशियोलॉजी में होता है हर एक चैप्टर में से। ठीक है, तो मार्क्स से हमारे वो ऐसे हैं, जिगजैग में चल रहे हैं, कभी 90 के लिए आएगा तो कभी एकदम 20, 30 या 0 के लिए भी आएगा। ओके, जैसे देखो यहाँ पे 60 एंड 30 कितने हो गए, 90, 80, 2024 में 30, और यहाँ पे इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं आया है। जो आ रहा था ना 50, 60, 40,
यहाँ पे आया ही नहीं है। तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? कभी आ ही नहीं रहा है तो उस चक्कर में हम छोड़ के चले जाएं और आ गया तो 90 मार्क्स के लिए। प्रीलिम्स बहुत टफ होती जा रही है, तो जब मेंस को चांस मिलता है उसको छोड़ो मत, ओके। और छोड़ो मत ये हम श्योर कैसे होंगे? जो ट्रेंड है उसको एक एग्रीगेटेड ट्रेंड लेके चलो। आप मान के ही चलो कि 80-90 मार्क्स के लिए ये जो टॉपिक है वो आने ही वाला है। तो हम प्रिपेयर भी वैसे ही करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है टॉपिक के लिए, ठीक है। तो ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आइडिया ऑफ विलेज में 20 आ गया, कभी 0 आ गया या एग्री, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप नोट डाउन भी मत करो कि क्या है, ठीक है, क्योंकि कभी कुछ भी आ रहा है तो 80-90 मार्क्स मान के चलेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि ये जो लैंड जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसके लिए हमारे पास एक माइनर फ्रेमवर्क है। कभी क्वेश्चन आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, बट लैंड अच्छे से करके ही जाएंगे हम, ओके। और ये जो रिमेनिंग 5 पॉइंट्स हैं उनके लिए एक मेजर फ्रेमवर्क ऐसे लेके चलेंगे। तो पहले एक व्यू दे देता हूँ, ये हमारा होगा मेजर फ्रेमवर्क, ओके। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा था, क्या देखा था? ये था हमारा पॉपुलेशन डायनामिक्स का फ्रेमवर्क, ओके। यहाँ पे हम कहा था कि थिंकर्स बेस्ड फ्रेमवर्क है। यहाँ पे आई होप आपको हर एक थिंकर अभी एकदम फैमिलियर हो गया होगा और उनकी थेरीज भी, क्योंकि हमने क्वेश्चन राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग बहुत कर लिया, अराउंड 12 ईयर्स की कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन का 10 थिंकर्स थे टोटल। और आगे हमारा था ये सोशल मूवमेंट का फ्रेमवर्क, ओके। इसमें भी हमने थिंकर्स को कनेक्ट करके सोशल मूवमेंट कैसे मूव होती है वो अच्छे से देख लिया था, ठीक है। ये ऐसी मूव होती है मूवमेंट। एंड किए थे हम एबरले पे एंड स्टार्ट किए थे कलेक्टिव एक्शन, फिर टीली पे गए थे, फिर स्मिल्सर को देखे थे, ओके। तो टूरेन को देखे थे शेयर्ड आइडियोलॉजी में। तो ये भी मतलब आपका हो गया होगा टिप ऑफ द टंग। वैसे ही ये फ्रेमवर्क होने वाला है, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। हम बोल तो इसे 10 पॉइंट फ्रेमवर्क ही रहे, बट टोटल हमने 11 पॉइंट ऐड किया, ठीक है। तो एक था हमारा जो सोशल मूवमेंट में वो ऑब्जर्वेशन टाइप था, पॉपुलेशन डायनामिक्स में थिंकर बेस्ड था। ये हमारा होगा एट्रीब्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब एट्रीब्यूशंस टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो देखेंगे, ओके। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कनेक्ट करेंगे थिंकर्स के साथ या इश्यूज के साथ, ये वो सब करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज ये एक आपका घर है, यहाँ पे कोई थिंकर आ गया स्टडी करने के लिए, जैसे सपोज एम.एन. श्रीनिवास आ गए, ओके। तो एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पे क्या क्या देखते हैं? एक तो किनशिप देखते हैं, या फिर अगर एमएसपी में कुछ चेंजेस आए तो इस हाउस होल्ड पे क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। हाउस होल्ड तो बहुत सारे एक साथ बने हुए हैं, तो डोमिनेंट कास्ट का इफेक्ट क्या होता है, या इवन विलेजेस में एक्सक्लूजन या इंक्लूजन कैसे होता है वो देखेंगे, ओके। अगर स्टेट की कोई स्कीम आई जैसे एमजी नरेगा हो गई, उसका क्या इफेक्ट होगा। कल्चर की आइडेंटिटी मतलब विलेज की कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है, या जो अर्बन लोग होते हैं वो विलेज को कैसे इमेजिन करते हैं, ओके। ये सब एट्रीब्यूट्स हो गए, ओके। तो इन्हीं 11 पॉइंट्स का यूज़ करके हम ये 11 पॉइंट्स हमारा मेजर फ्रेमवर्क होगा, जिससे हम इन 5 पॉइंट्स के आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट एक चीज़ बताओ तो कैसे होता है एक्चुअल में जब आप पेपर देने जाते हो। आप पेपर देने गए, ये यूपीएससी का पेपर है, एग्जैक्ट टाइम शुरू हो गया आपका, 3 आवर है आपके पास। उसमें जो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स है वो आप देते हो। पहले 5 मिनट्स हम देते हैं पेपर पढ़ने में, कि पेपर में कौन से 20 मार्कर्स हमें करने हैं, ओके। तो पेपर में जब आप जाओगे, सपोज ये क्वेश्चन 7 है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ सोशल मूवमेंट में, सपोज सती मूवमेंट पे दिया हुआ है, ओके। सेकंड क्वेश्चन आपने देख लिया कि पॉपुलेशन डायनामिक्स है, यहाँ पे सेक्स रेशियो पे कुछ पूछा हुआ है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपने देखा, ये सपोज 10 मार्कर, ये 10 मार्कर, ये 20 मार्कर। 20 मार्कर दिया हुआ है विलेज पे सपोज ग्रीन रिवॉल्यूशन पे दिया हुआ है, ओके। तो आप जब क्वेश्चन 7 पे आओगे और ये देखोगे तो सीधा यहाँ पे आप फ्रेमवर्क लिख लेते हो, ओके, AOIC MIC VTI, ओके। यहाँ पे लिख लिया सेक्स रेशियो, आपको समझ में आ गया ये पॉपुलेशन डायनामिक्स में, तो लिख लिया थिंकर बेस्ड फ्रेमवर्क, ओके। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आप 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करोगे, वहाँ पे
कुछ नहीं और करना है कि कौन से थिंकर डाले क्या करे, क्योंकि आपके पास सब बना हुआ है। ठीक है, आप बस आइडेंटिफाई करोगे कि एग्जैक्ट कौन सा फ्रेमवर्क लगना है। यहाँ पे देखिए ग्रीन इवोल्यूशन है, तो यहाँ पे आप लिख लें कि एट्रीब्यूशनल का फ्रेमवर्क यूज कर लेंगे। ओके, और जब आपके 5 मिनट्स कंप्लीट होंगे, सपोज क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8 या क्वेश्चन 3, ऐसे आपके पास पेपर में मतलब पूरा मार्क्ड होगा कि ये क्वेश्चन हमें करने हैं, तो आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, फ्रेमवर्क्स भी लिखे हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन लोगे और सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो अराउंड फ्रेमवर्क के साथ आपको 12 या 30 मिनट्स लगेंगे, मतलब आप जब हैंड राइटिंग है वो सब अच्छे से करके, फिर भी आपके 1 या 2 मिनट्स बच जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप जब 20 मार्कर्स करके फिर फर्स्ट पेज पे आते हो और कंपलसरी क्वेश्चन करते हो, वहाँ पे आपको 7 मिनट्स नहीं, आपको 9 मिनट्स तक मिल जाते हैं करने को। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपका पेपर स्टार्टिंग से ही उठाने वाला है, वो ऐसा नहीं देखेगा कि पहले 20 मार्कर चेक करता हूँ। तो 9 मिनट्स के वजह से ना आपकी हैंड राइटिंग या जो आपको डेटा डालना है वो फर्स्ट पेज में ही बहुत अच्छा आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट बोल सकते हैं इसे हम, या डोमिनो इफेक्ट, कि जब हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तब ऐसा नहीं बस 20 मार्कर अच्छा हो जाता है, बट आपका पूरा पेपर यूज़ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, वैसे भी कंपलसरी क्वेश्चन में फिर से आप यूज़ ही करने वाले हो थिंकर से हो, तो देखो ना आपके ये 3 चैप्टर में ही आपके टोटल 30 थिंकर्स याद हो गए। ओके, 30 थिंकर, अगर स्पेस कंस्टेंट हमने माना, टाइम कंस्टेंट तो नहीं होगा, तो भी आप 21 to 22 थिंकर्स लिख दोगे बस ये 3 क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर आप पूरा निकालने जाओ क्वेश्चन तो आराम से आपके 80 थिंकर्स तो आप लिख के ही आओगे पेपर में। ओके, थ्योरी के साथ। तो फ्रेमवर्क का बहुत फ़ायदा। नहीं तो जनरली क्या होता है, आपने 2025 का पेपर देखा, आप जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन था उसी में लोगों ने 5-6 थिंकर तो डाल दिए क्योंकि क्वेश्चन वैसा था, बट फिर पूरे पेपर में वो 5-6 थिंकर नहीं डाल पाए। मतलब पूरे पेपर में मिलके 12-15 थिंकर हुए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 80 थिंकर्स आप डाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा होगा 3 चैप्टर में, मतलब पॉसिबल है, ऐसे ही नहीं बस हवा में बात है। ठीक है, सो चलते हैं अब थोड़ा सा PYQ देख लेते हैं। ओके, क्योंकि आज हम लेक्चर शुरू नहीं करेंगे, लेक्चर तो अगले क्लास से शुरू करेंगे, आज बस इंट्रोडक्टरी क्लास टाइप होगा हमारा। ठीक है, सो क्वेश्चन है इंडियन रूरल सोसाइटीज फैक्शन रिडन। फैक्शन रिडन मतलब टूटी फूटी है सोसाइटी, वो कैसे है वो बताओ। तो यहाँ पे ना जनरली दिमाग में आता है कि टूटी फूटी कैसे हो सकती है, एक तो कास्ट की वजह से हो सकती है, पेट्रियार्की हो सकती है, रिसोर्सेस नहीं है, LHG के पास पावर नहीं है, बट फिर ये आपका हो गया GS का आंसर। इसको सोशियोलॉजिकल कैसे बनाओगे? ओके, तो GS का आपका जो भी ये नॉलेज है ना वो आपका सफिशिएंट है और ज़रूरत नहीं है, उतना ही रखो। बस जो हम सोशियोलॉजी का फ्रेमवर्क बनाएंगे वहाँ पे ये नॉलेज आपका पुट कर दो, GS का आपका सोशियोलॉजी का आंसर बन गया। ठीक है, टूटी फूटी सोसाइटी कैसे है ये आप, मतलब आपके जो GS 1 2 3 4 है ना उसमें क्वेश्चन समझने थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि थोड़ा घुमा के पूछते हैं, बट सोशियोलॉजी का वो फायदा है, यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछ लिया टूटी फूटी कैसे बता दो, बट यहाँ पे वही है कि सोशियोलॉजिकल एंगल से ही बताना है क्योंकि पेपर है सोशियोलॉजी का। ये पहले हमें टफ होता था, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया फ्रेमवर्क से। ठीक है, सेकंड है एग्जामिन फैक्टर। इस देखो कितना आसान है कि रूरल अनरेस्ट क्यों है वो बताओ, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं। ओके, ये भी आपको पता है, बट वही है फ्रेमवर्क से सोशियोलॉजिकल हम बना देंगे। नेक्स्ट है एग्जामिन द चेंजिंग इन लैंड। लैंड का क्वेश्चन कभी भी आया तो आपके पास एक माइनर फ्रेमवर्क है, तो एग्जाम में जब आप जाने वाले हो लैंड का कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिकली एक फ्रेमवर्क हमारे पास बना हुआ है। जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लैंड पे क्या क्वेश्चन आएगा, एक तो टेन्योर पूछेंगे, लैंड के एक्ट्स पूछेंगे अलग अलग, इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर पूछ सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म के बारे में, बूदा मूवमेंट ये वो। ओके, ये जो हम कह रहे थे आगे का क्वेश्चन आंध्र बेते, जो 3 हमने थिंकर बताए, MNS, SC दुबे एंड आंध्र बेते, इन पे आइसोलेशन पे क्वेश्चन पहले आया है, अभी आने के चांसेस कम है, फिर भी हम ये आपको दे देंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रेमवर्क लगाना नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट लिटिल रिपब्लिक, ये भी एक थिंकर बेस्ड क्वेश्चन है बट आइसोलेशन में एक बार ही पूछा गया है, इसको भी हम कर लेंगे फ्रेमवर्क से ही, दिक्कत नहीं होगी। सेकंड फिर से आंध्र बेते का पूछा,
ये थोड़ा ना सा ना आंध्र बेटे के बारे में नहीं पूछा, उनकी जो स्टडी है उसके बारे में पूछा है कि वो कितनी सही है या नहीं, इसमें हमारा फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली थिंकर के बारे में नहीं है, उसके स्टडी के बारे में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट लैंड माइनर फ्रेमवर्क 1950, द डिकेड ऑफ 1950 में क्यों विलेज स्टडी आगे गई। अगर आपको जनरल भी आइडिया है 1950 में तो बस हो गया काम, फ्रेमवर्क से काम हमारा हो जाएगा। जनरल आइडिया मतलब क्या, 1950 में कंट्री आज़ाद हुई ना, इंडिया आज़ाद हुआ, तो एक तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या अब जो प्लानिंग कमीशन बनी थी उसके जो रिकमेंडेशन थे उन्हीं को हम सब सोशोलॉजिकली देख के ही सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना आसान क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडिया, जो सिलेबस में था वही पूछा हुआ, एकदम सिंपल, मतलब कोई सोचना ही नहीं है, बस इसको सोशोलॉजिकली कनेक्ट करके जाना है, फ्रेमवर्क से हो जाएगा। लैंड अगेन वही माइनर फ्रेमवर्क। अभी देखो हम ये ना सब पेपर 1 के सेक्शन बी के PYQ देख रहे हैं, बट सेक्शन बी और सेक्शन सी अलग करके मत पढ़ो, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इतना प्रेशर देने की, एक साथ ही हम पढ़ेंगे। आप चैप्टर के नाम भी भूल जाओ कि एक बस सोशल स्ट्रक्चर और एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रेमवर्क सब कवर कर लेगा क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ग्रीन केमिस्ट्री पूछ लिया। माइग्रेंट वर्कर कोरोना, मतलब ये एक रिवर्स माइग्रेशन है, और वैसे ही ये देखो यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन पे और एक क्वेश्चन। ठीक है, अगेन स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थी, मतलब उसके रिकमेंडेशंस, तो आपको जनरल रिकमेंडेशन जो GS में पढ़े बस उतने काफ़ी है। ओके, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि स्वामीनाथन को जोड़ो MNS के साथ या फिर SC दुबे के साथ, ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क से अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आगे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर देखो, अगर यहाँ पे आ गया तो मोस्टली हम जियो की तरफ चले जाएंगे, मैप बना देंगे इंडिया का, और यहाँ पे कौन सी रिवर इंटरलिंकिंग में जोड़ी हुए वो बता देंगे, बट जियो का तो है नहीं, सोशो का है, क्योंकि इंटरलिंकिंग रिवर बस इंडियन एग्रीकल्चर पे नहीं तो इकोलॉजी पे भी इफेक्ट करेगी। यहाँ पे तो वही पूछा है ना, इंडियन एग्रीकल्चर, बट हमें बस ये नहीं बताना, हमको इकोलॉजी भी बतानी है। और ये कैसे पता चला हमें, फ्रेमवर्क से, क्योंकि हमने फ्रेमवर्क में ऐड किया है वंदना शिवा को। ओके, क्योंकि जो रूरल इकोलॉजी है वो भी बहुत ज़रूरी है, और UPSC देख रहा है आजकल, क्योंकि पिछले इसमें देखा 2025 पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 2 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, एक पेपर 1 में, पेपर 2 पे वो भी 20 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स के लिए। तो UPSC चाह रहा है कि सोशोलॉजिकली हम एनवायरनमेंट को भी देखें, इसलिए हमने वंदना शिवा को जानबूझ के ऐड किया फ्रेमवर्क। ठीक, ग्रीन रिवॉल्यूशन अगेन आ गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पावर एलाइट। देखो थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं, बट ये ट्विस्ट ही अपना क्वेश्चन की डिमांड मिस कर देते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, या हम भी वही कह रहे स्टार्टिंग में, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक नोट्स बना लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस या इश्यूज या गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सब लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या पूछा, न्यू पावर एलाइट। अब ये जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिखी उसे थोड़ा मैनिपुलेट करके डालना पड़ता है, पेपर के प्रेशर में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, दिमाग नहीं चल पाता, इसलिए आप फ्रेमवर्क से जाओ, फ्रेमवर्क एकदम रट लो, जो भी दिया हुआ है, जो भी दे रहे, जो यूज़ करना है उसका प्रैक्टिस करो, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर नोट्स बिट्स बनाओ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, डालते जाओ, हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो C सेक्शन से है। ठीक है, अगर हम सिलेबस वाइज गए तो देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव C सेक्शन में, इसलिए यहाँ पे दिया, B सेक्शन में था विलेज, आइडिया ऑफ विलेज, इसलिए वहाँ पे दिया, बट इतना दिमाग मत लगा, बार बार बोल रहा हूँ, BC को अलग मत करो, हम एक चैप्टर में पढ़ रहे हो, आप ऐसे ही मान के चलो हम पढ़ रहे हैं विलेज, दैट्स इट, विलेज पढ़ रहे हैं, जो भी है एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कोऑपरेटिव मूवमेंट, देखो थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, सीधा नहीं पूछा कि चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव, नहीं, थोड़ा सा चेंज करके कोऑपरेटिव मूवमेंट पूछा है। ओके, तो डिमांड मिस हो जाती है ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में, बट हम नहीं करेंगे ऐसा। ठीक, पावर्टी एलिवेशन एंड कोऑपरेटिव दोनों को ऐड करके दे दिया। अगर अगली बार कुछ और दे दिया, जैसे रूरल डेवलपमेंट स्कीम दे दिया, प्रोग्राम दे दिया, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बोलिए पावर्टी एलिवेशन कैसे, वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सो रोल ऑफ कोऑपरेटिव, ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी, ओके, इन एग्रेरियन चेंज,
टेक्नोलॉजी में अगर हमें कभी कभी ये भी दे देते हैं कि मैकेनाइजेशन की वजह से कैसे एग्रीकल्चर चेंज होता है, या इवन अभी ये पूछ सकते हैं कि जो एआई के वजह से कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एआई के वजह से जो ऑटोमेशन आ गया है एग्रीकल्चर में कि आपको कुछ नहीं करना है, पहले से आपका डेटा फीड होगा, जो एपीआईज है वो होंगी, वो आप मतलब उससे लेबर कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट, ये वो सब फ्रेमवर्क में ऐड कर दिया हमने। ठीक है, कोई चेंज नहीं। रूरल बॉन्डेज 2D पॉइंट था कि जो इश्यूज है माइग्रेशन, ये वो उस पर क्वेश्चन। अगेन एमएसपी पे, एक 12 ईयर्स में एमएसपी पे बस एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या करोगे? इसका नोट्स बना लोगे? नहीं, ऐसे तो कई क्वेश्चन पूछे आइसोलेशन में, तो हर एक के बनाते ले गए तो ये जो मेन टॉपिक है वो छूट जाएगा ना अपने, तो वो सब नहीं करेंगे, इसको भी हम फ्रेमवर्क से ही करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो हमारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे फ्रेमवर्क से ही होने वाले हैं, बस एक टाइप छोड़ के। कौन सा? थिंकर बेस। थिंकर में हमने बोला ना एमएनएस, दुबे एंड इवन आंध्रे, ये 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन हम करेंगे। और ये बैठ कैसे रहा है? मैजिक है क्या कोई कि फ्रेमवर्क हर जगह बैठ? नहीं, क्योंकि हमने फ्रेमवर्क तो पीवाईक्यू से बनाया है ना। अगर पीवाईक्यू से ही बनाया है फ्रेमवर्क तो मैच होना ही है, उसमें मैजिक बिजिक कुछ है नहीं। ठीक, रिवर्स माइग्रेशन अगेन जो पहले आया था वही। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे ही एक बार एमजी नरेगा पूछ लिया था, और अगर रूरबन पूछ लिया, ओके, या इवन पीएम आवास योजना फॉर ग्रामीण, ठीक, या भारत नेट, ठीक, स्कीम तो कोई भी पूछ सकते हैं ना। तो क्या हम हर एक स्कीम को सोशियोलॉजिकली करेंगे कनेक्ट और फिर सबके नोट्स बनाएंगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इतना टाइम है ही नहीं अपने पास। ठीक है, अभी कितना होगा, 80 to 85 डेज आपको मिलने वाले हैं। तो आपका बेस्ट क्या होता है, जो प्रीलिम्स और प्रीलिम्स एग्ज़ाम और रिजल्ट में जो आपके 15 to 17 डेज होते हैं, इसमें आपका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। एक रिवीजन चलो मुश्किल है, बट अराउंड 70% तो हो ही जाना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आपके कंसोलिडेटेड नोट्स होंगे एक जगह पे। ठीक है, तो हो जाएगा वो, टेंशन मतलब। अभी देखो 3 चैप्टर मतलब अराउंड 150 मार्क्स का तो हमने कर लिया है, और वो भी डेली 40 मिनट्स देखे ही, तो आगे भी हो जाएगा। चेंजिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज रूरल पावर्टी, यहाँ पे हम एग्रीकल लिखेंगे बट सोशोलॉजिकली लिखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया फिर से कि विक्ट्री नैरेटिव बताया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव को कनेक्ट करना है निगेटिव से, ये हो गया विक्ट्री नैरेटिव। बस पॉजिटिव निगेटिव लिख के आ गए तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। जो मार्क्स नहीं देगा एनालिटिक तभी होगा जब आप ऐसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, और जिसके लिए ज़रूरी है फ्रेमवर्क। सो नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, ये भी आसान, ग्रीन रिवॉल्यूशन फिर से पूछ लिया। ओके, सो हमने देख लिए सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं इस फ्रेमवर्क से। टोटल हम प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चन को। अगर आप ये 11 पॉइंट से लिखे हैं तो क्यों नहीं याद होगा, ये भी आपका ट्यूब ऑफ द टंग ही होने वाला है फ्रेमवर्क। ठीक है, बट वही है एक इश्यू जो, ठीक है पहले कैलेंडर देख लेते हैं फिर बताता हूँ इश्यू क्या है। ये कंटेंट कैलेंडर कहिए या हमारा जो कमिटमेंट कैलेंडर है वो कहिए। इसमें डे फर्स्ट में हम जो करते हैं थ्योरी लेक्चर, ओके, फिर आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे, स्टेज 1 स्टेज 2। फिर जो डे 6 होगा यहाँ पे थोड़ा सा हम माइक्रो एडजस्टमेंट जो करते हैं वो करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर स्टेज 3 शुरू होने वाले हैं। यहाँ तक आपका फ्रेमवर्क अच्छे से याद भी हो गया है, तो अब आप रेडी हो कि आप अब माइक्रो एडजस्टमेंट थोड़े कर पाए, जो 0.5 मार्क्स बढ़ाने के लिए वो हम यहाँ पढ़ा लेंगे। ओके, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो हम डाउट क्लास ले लेंगे, अगर फ्रेमवर्क के अराउंड कोई ये है। और उसके बाद जो करते हैं मिनी टेस्ट भी ले लेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बना रहे आपका। ओके, सो थैंक यू, अच्छा लगा बात करके, मिलते हैं।